जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एग्जाम सूत्र पॉलिटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। हमारा जो संविधान बना है वो एकाएक ही नहीं बना, इसके पीछे एक कहानी है और वही कहानी हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से प्रारंभ हुआ। इस कंपनी की स्थापना 72 व्यापारियों द्वारा की गई थी। इसमें कुल 217 साझीदार थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसकी स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय लंदन, ब्रिटेन में था। इसके संस्थापक दो लोग थे, थॉमस स्मिथ व जॉन वॉट्स। यह कंपनी 1 जून 1874 ईस्वी को बंद हो जाती है और इस कंपनी का मूल नाम या वास्तविक नाम जो था वो द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। कंपनी जब भारत में आती है तो उस समय एक राजलेख या चार्टर जो है वो जारी किया जाता है सन 1600 ईस्वी में। अब 1600 ईस्वी का जो राजलेख या चार्टर था उसमें क्या प्रावधान थे? इस राजलेख के माध्यम से ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने कंपनी को भारत व दक्षिण एशिया यानी कि पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों का व्यापारिक अधिकार प्रदान किया। यानी कि इस अधिनियम के तहत, इस राजलेख के तहत, इस चार्टर के तहत ब्रिटेन की महारानी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत और दक्षिण एशिया के साथ 15 वर्षों का व्यापारिक अधिकार प्रदान कर देती है। 1609 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम ने इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया, यानी कि जो व्यापारिक अधिकार मिला था 15 वर्षों का, उसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। कंपनी का प्रबंधन एक गवर्नर व 24 सदस्यों द्वारा होता था, जिसे बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व निदेशक मंडल नाम दिया गया। इसके बाद हमारे यहाँ पे दो महत्वपूर्ण युद्ध हो जाते हैं। एक प्लासी का युद्ध होता है, एक बक्सर का युद्ध होता है। पहले होता है प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व अंग्रेजों के बीच प्लासी का युद्ध होता है। इसमें सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर और अंग्रेजों का सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था। मीर जाफर द्वारा धोखा किया जाता है, जिसके कारण सिराजुद्दौला हार जाते हैं और रॉबर्ट क्लाइव की सेना जीत जाती है। दूसरा युद्ध होता है बक्सर का युद्ध, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। और ये युद्ध जो होता है ये मीर कासिम व अंग्रेजों के बीच होता है। और मीर कासिम बंगाल का नवाब था और इसके साथ अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी थे। और अंग्रेजों का सेनापति जो था वो था हेक्टर मुंडू। इन दोनों युद्धों में अंग्रेज जीत जाते हैं। दोनों युद्ध अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन स्थापित कर लिया, यानी कि बंगाल में जो है अंग्रेजों का शासन या ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है वो स्थापित हो जाता है। बंगाल में द्वैध शासन, इसका अर्थ क्या है? जब दो शासक एक साथ सत्ता का संचालन करते हैं तो उसे द्वैध शासन कहा जाता है। अब द्वैध शासन जो है इसमें कंपनी का शासन था तो ये राजस्व संबंधी मामले देखती थी और नवाब का शासन जो था ये फौजदारी संबंधी मामले देखते थे। इसके बाद होती है इलाहाबाद की संधि। ये होती है 1765 ईस्वी में। 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध के पश्चात वर्ष 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई। यह संधि अवध के नवाब व कंपनी के मध्य हुई थी। इस संधि के अनुसार कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा में राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया, यानी कि टैक्स लेने का अधिकार मिल गया। अतः वर्ष 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक भारत में दोहरा शासन बना रहा, क्योंकि प्रशासन का दायित्व नवाब के हाथों में था जबकि राजस्व वसूली व सेना का प्रशासन कंपनी के हाथों में था। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। भारत का संवैधानिक विकास जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भी हुआ है और ब्रिटिश क्राउन के अधीन भी हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन 1773 से लेके 1858 ईस्वी तक हुआ और ब्रिटिश क्राउन के अधीन 1858 से 1947 ईस्वी। और इस समय कई सारे एक्ट और अधिनियम जो है बनकर आए और एक एक करके हम इन एक्ट या अधिनियमों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और इस समय ब्रिटिश पीएम जो था वो था लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ के समय भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाकर भेजा गया पहला अधिनियम था रेगुलेटिंग एक्ट, जो आया था भारत में 1773 ईस्वी में। इसके महत्वपूर्ण प्रावधान,
इस एक्ट के तहत बंगाल में द्वैत शासन का अंत तथा कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया, यानी कि बंगाल में जो दोहरी शासन प्रणाली थी उसे इस अधिनियम के तहत खत्म कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान था बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी कि बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। तीसरा प्रावधान था गवर्नर जनरल की 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई। इस एक्ट के द्वारा बंबई व मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे, यानी कि इस एक्ट के तहत बंबई, मद्रास और बंगाल के गवर्नर जो है वो एक हो गए, पहले ये सभी अलग अलग थे। इस एक्ट के द्वारा 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इसमें 4 जज होते थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे और जो अन्य न्यायाधीश थे वो चैम्बर्स, हाइड और लिमेंस्टर थे। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के मामलों को देखने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि कंपनी की गवर्निंग बॉडी की स्थापना हुई। यह प्रशासन करने की इकाई थी जो कंपनी के सैन्य व सिविल मामलों की रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को देती थी। एक महत्वपूर्ण नोट है, यह अधिनियम अंग्रेजों द्वारा भारत में बनाकर भेजा गया पहला अधिनियम था और इसी के तहत भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था 1774 में। दूसरा अधिनियम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ये क्या था? तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट पारित किया गया। इसे बंदोबस्त कानून या एक्ट ऑफ सेटलमेंट या बंगाल जुडिकेचर एक्ट भी कहा जाता है। इसके प्रावधान क्या क्या थे? इस एक्ट द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार व उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दिया गया, यानी कि अब कलकत्ता की सरकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी कानून बना सकती है। दूसरा प्रावधान था इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी या मुक्त कर दिया गया, अर्थात गवर्नर जनरल की परिषद अब जो नियम बनाएगी उसे सर्वोच्च न्यायालय के पास पंजीकृत कराना अनिवार्य नहीं होगा। तीसरा प्रावधान था सर्वोच्च न्यायालय के लिए आदेशों और विधियों के संपादन में भारतीयों के धार्मिक व सामाजिक रीति रिवाजों तथा परंपराओं का ध्यान रखने का भी आदेश दिया गया, यानी कि इस एक्ट के तहत जो भारतीय हैं उनके धार्मिक, सामाजिक रीति रिवाजों, परंपराओं के अनुकूल ही कानून बनाए जाएं। इस एक्ट में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। अगला अधिनियम था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट के द्वारा भी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दोषों को दूर करने का प्रयास किया गया, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो है आया था। इसके प्रावधान क्या थे? नंबर 1, इसके तहत भारत में दोहरी प्रशासन प्रणाली का विकास हो, यानी कि दोबारा से दोहरी प्रशासन प्रणाली हमारे यहाँ पे लागू हो गई। इसमें पहला था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये व्यापारिक मामले देखता था, और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये राजनीतिक मामले देखता था। दूसरा प्रावधान था गवर्नर जनरल भारतीय राजाओं के साथ कोई संधि या युद्ध बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमति से ही कर सकता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुल 24 सदस्य थे। इस एक्ट के माध्यम से भारत में पुनः दोहरा शासन स्थापित हुआ। कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार था, जबकि सैन्य, राजस्व व नागरिक नियंत्रण बोर्ड पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया। इसके बाद है चार्टर एक्ट 1793। इसके क्या क्या प्रावधान थे? इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा प्रावधान था इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई परिषद के निर्णयों को रद्द करने की शक्ति भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों को भी दे दी। तीसरा प्रावधान था इस एक्ट के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही वेतन दिया जाएगा। अगला जो एक्ट था वो था चार्टर एक्ट 1813। इसमें भी कई सारे महत्वपूर्ण प्रावधान हैं और इसका पहला प्रावधान, इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया एवं निजी यानी कि प्राइवेट कंपनी को भी व्यापार का अधिकार दिया गया, यानी कि अब केवल कंपनी ही शासन नहीं करेगी, अब निजी या प्राइवेट कंपनियां भी व्यापार कर सकती हैं, किंतु अभी भी चाय एवं चीन के साथ कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को बनाए रखा। दूसरा प्रावधान था ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की स्वतंत्रता प्रदान की गई। तीसरा प्रावधान था कंपनी शिक्षा व साहित्य पर 1 लाख रुपए खर्च करेगी।
अगला है चार्टर एक्ट 1833। इसके भी कई सारे महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। इसके तहत पहला प्रावधान, इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। महत्वपूर्ण नोट है, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। इसे पूरे भारत में कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। इस प्रकार भारत में पहली बार केंद्रीकृत व्यवस्था अपनाई गई। दूसरा प्रावधान है, इस एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रहेगा, यानी कंपनी जो व्यापार करती थी उसे समाप्त कर दिया और कंपनी केवल और केवल ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत का शासन चलाएगी। तीसरा प्रावधान, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया और इस पहला विधि आयोग बना था 1834 में। चौथा प्रावधान है, इस एक्ट के तहत 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, भारत में दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो 1843 में। और इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड एलनबरो था। इसी के शासनकाल में दास प्रथा का भारत में उन्मूलन हुआ। पांचवा प्रावधान है, इस एक्ट द्वारा सरकारी सेवाओं में रंग, जाति, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर भारतीयों से होने वाले भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। और छठा प्रावधान है, इसके तहत कलकत्ता में प्रथम मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया। अगला एक्ट है चार्टर एक्ट 1853। इसके महत्वपूर्ण प्रावधान, पहला, इसके माध्यम से कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई और भारतीयों को भी परीक्षा में भाग लेने का अधिकार दिया गया। यानी कि कंपनी के जो महत्वपूर्ण पद हैं उन पदों को अब प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरा जाएगा और इस परीक्षा में भारतीय भी भाग ले सकेंगे। 1861 ईस्वी में परीक्षा पहली बार आयोजित की गई और इसका आयोजन लंदन में किया गया। इसी संदर्भ में 1854 ईस्वी में मैकाले समिति स्थापित हुई थी। उन्हीं के सुझाव पर यह प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण नोट हैं, आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर हैं 1863 ईस्वी। भारतीयों को पहली बार परीक्षा में शामिल होने का अधिकार 1861 ईस्वी में मिला और 1863 ईस्वी में सत्येंद्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे, इन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की। आईसीएस का फुल फॉर्म इंपीरियल सिविल सर्विस था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहले भारतीय थे जिन्हें आईसीएस से बर्खास्त कर दिया गया था। अरविंद घोष को घुड़सवारी नहीं आने के कारण आईसीएस से बर्खास्त कर दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने असहयोग आंदोलन के कारण आईसीएस से इस्तीफा दे दिया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का पिता कहा जाता है, तरह सरदार पटेल को भारत में अखिल भारतीय सेवाओं का पिता कहा जाता है। इस एक्ट का दूसरा प्रावधान, इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल परिषद के विधायी व प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया, यानी कि अब गवर्नर जनरल के विधायी कार्य अलग हैं और प्रशासनिक कार्य अलग होंगे। इसके बाद है ब्रिटिश क्राउन के अधीन विकास या ताज का शासन, जो 1858 से 1947 तक रहा। भारत में 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके हाथों से शासन की बागडोर ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले ली और भारत में पहला अधिनियम बनाकर भेजा जिसका नाम था भारत शासन अधिनियम 1858। अब इस अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान, इस अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और इसमें कौन कौन से प्रावधान थे, तो इसके महत्वपूर्ण प्रावधान निम्न है। पहला, भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा, यानी कि पहले जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उस पद का नाम बदलकर अब वायसराय कर दिया गया और भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। दूसरा प्रावधान, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन या महारानी विक्टोरिया के हाथों में सौंपा गया। तीसरा प्रावधान, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एवं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। इसके द्वारा भारत में द्वैध शासन का अंत हो गया। अगला फैक्ट, अगला अधिनियम, अगला प्रावधान, इस एक्ट द्वारा भारत सचिव नामक एक नए पद की स्थापना की गई जो ब्रिटिश सरकार का एक कैबिनेट मंत्री होता था। महत्वपूर्ण फैक्ट है, भारत सचिव का पद कब सृजित किया गया, तो 1858 के अधिनियम के तहत। और पहला भारत सचिव कौन था, तो ये था चार्ल्स वुड। अगला प्रावधान, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना की गई। इसी परिषद के कार्यालय को भारत कार्यालय या इंडिया ऑफिस कहा जाने लगा। भारत के लिए एक मंत्री पद का सृजन किया गया।
महत्वपूर्ण नोट है 1873 ईस्वी के एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के शासन को औपचारिक रूप से 1 जनवरी 1884 ईस्वी को समाप्त कर दिया गया। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि भारत में कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ था, 1884। अगला अधिनियम था भारत परिषद अधिनियम 1861। इसके महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है, तो लॉर्ड कैनिंग ने पहली बार विभागीय पद्धति, जिसे पोर्टफोलियो कहा जाता है, लागू कर दी, जिसके द्वारा प्रत्येक विभाग एक निश्चित मंत्री को दे दिया गया। यानी कि भारत में पहली बार विभागीय पद्धति या पोर्टफोलियो को कब लागू किया गया, तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। दूसरा प्रावधान है, इस एक्ट द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह थी। अगला प्रावधान है, इस एक्ट द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। यानी कि अब जो भी कानून बनेंगे उसमें भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। महत्वपूर्ण नोट है, 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 व 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। महत्वपूर्ण फैक्ट है। शाही उपाधि अधिनियम 1876 या रॉयल टाइटल एक्ट। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी गई। 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया और शासन या साम्राज्य संचालन करने वाली महिला को साम्राज्ञी कहते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 के महत्वपूर्ण प्रावधान, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। इसके माध्यम से अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू हुई। इस एक्ट द्वारा विधानमंडल के सदस्यों को प्रश्न पूछने व बजट पर चर्चा का अधिकार दे दिया गया। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम आता है जिसका नाम था भारत परिषद अधिनियम 1909 और इसे मार्लियामेंटो सुधार भी कहा जाता है। प्रावधान, इसके महत्वपूर्ण प्रावधान, इस एक्ट द्वारा केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों की सीटों की संख्या में वृद्धि की गई। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। परिषद में निम्न सदस्य थे, कौन कौन से थे, तो केंद्रीय विधान परिषद, इसमें 69 सदस्य होते थे और इसमें चयनित होते थे 60 सदस्य, जिसमें से 27 निर्वाचित और 33 मनोनीत होते थे और 9 पदेन सदस्य हुआ करते थे। इस तरह से कुल 69 या 69 सदस्य इसमें शामिल थे। दूसरा प्रावधान है, भारतीयों को भारतीय परिषद एवं वायसराय परिषद में पहली बार स्थान दिया गया और इसके पहले सदस्य जो बने थे भारतीय परिषद के, वो थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। तीसरा प्रावधान था, इस एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन पद्धति यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को लागू करना है। यानी कि भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जो है वो अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई। इस निर्वाचन पद्धति के अनुसार मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। महत्वपूर्ण नोट है, लॉर्ड मिंटो को पृथक्करण का जनक कहते हैं क्योंकि इसी के समय जो है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति लागू की गई थी। एक और महत्वपूर्ण नोट है, पृथक निर्वाचक मंडल के बारे में लॉर्ड मिंटो ने लिखा था, हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। भारत शासन अधिनियम 1919 और ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम था और इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है और ये जो इसके जो प्रावधान थे लागू हुए 1921 में। इस एक्ट का उद्देश्य भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। इसका पहला प्रावधान क्या था, इस एक्ट का उद्देश्य भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। दूसरा प्रावधान, इस एक्ट द्वारा केंद्र में एक द्विसदनात्मक विधान परिषद की स्थापना की गई, जिसका उच्च सदन, द्विसदनात्मक मतलब 2 सदनों वाले विधान परिषद की स्थापना की गई, जिसका उच्च सदन राज्य परिषद कहलाता था, जबकि दूसरा यानी कि निम्न सदन केंद्रीय विधानसभा कहलाता था। बजट संबंधी बिल केवल केंद्रीय विधानसभा में ही रखे जाते थे। अब द्विसदनीय विधान परिषद जो थी, ये हम केंद्रीय स्तर की बात करें, केंद्रीय स्तर पर थी ना, तो केंद्रीय जो है विधानसभा और राज्य परिषद, तो इसमें केंद्रीय विधान परिषद जो थी, केंद्रीय विधान परिषद में का कार्यकाल 3 वर्ष का होता था और राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य 145 थे और राज्य परिषद के सदस्य 60 थे और केंद्रीय विधान परिषद निम्न सदन कहलाता था और राज्य परिषद उच्च सदन कहलाता था।
अगला प्रावधान था इस एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसके द्वारा राज्यों में द्वैध शासन लागू किया गया, यानी कि पुनः दोहरी शासन प्रणाली जो थी इस अधिनियम के माध्यम से लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत राज्य के शासन को दो विषयों में बांट दिया गया। एक थे आरक्षित विषय और दूसरा था हस्तांतरित विषय। अब आरक्षित विषय कौन से थे? तो वे विषय जिन पर निर्णय गवर्नर एवं उसकी परिषद को लेना होता था, उन विषयों को आरक्षित विषय कहा जाता था, जैसे पुलिस, न्याय, जेल, भूमि, राजस्व, वित्त, पेंशन, कारखाना आदि, ये सब आरक्षित विषय थे। दूसरा था हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय कौन से थे? तो वे विषय जिन पर निर्णय गवर्नर भारतीय मंत्रियों के परामर्श से करता था। और इसमें कौन कौन से विषय शामिल थे? स्वास्थ्य, शिक्षा, आबकारी, कृषि, स्थानीय स्वशासन आदि। तो याद रखिएगा, भारत में 1919 के अधिनियम के तहत द्वैध शासन को लागू किया गया था। अगला प्रावधान था इसका, पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। अगला प्रावधान है, इस एक्ट के तहत ली आयोग 1923 की सिफारिश पर 1926 ईस्वी में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का गठन किया गया। महत्वपूर्ण है, भारत में यूपीएससी का गठन कब किया गया या यूपीएससी जो है ये कब बना? तो 1926 में बना। और किस आयोग की सिफारिश पर इसको बनाया गया था? तो ली आयोग या ली कमीशन की सिफारिश पर इसको बनाया गया था। और ली आयोग कब बना था? 1923 ईस्वी में बना था। अगला प्रावधान है, इस एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति यानी या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को और बढ़ा दिया गया। वह सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों व यूरोपियों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। 1919 में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति लागू की गई और उस समय केवल मुस्लिमों को शामिल किया गया था। और 1909 में 1919 में इसमें जो है सिखों को, भारतीय ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों को भी प्रतिनिधित्व दे दिया गया। इस एक्ट के माध्यम से भारत में पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1919 के अधिनियम के तहत भारत में महिलाओं को पहली बार वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ। इस एक्ट के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। अगला प्रावधान था, इस एक्ट के माध्यम से भारत में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। पहले अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली थी, इस अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू कर दी गई। इस एक्ट के द्वारा लंदन में भारतीय उच्चायुक्त नामक नए अधिकारी की नियुक्ति हुई और भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को भारतीय उच्चायुक्त को दे दिया गया। अगला प्रावधान था, इस एक्ट के माध्यम से एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस यानी कि नरेंद्र मंडल या नरेश मंडल या राजकुमारों का कक्ष की स्थापना का प्रस्ताव रखा और इसका उद्घाटन 1921 में हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? आम हितों के मामलों पर परामर्श व चर्चा करना। और इसके सदस्यों की संख्या थी 120। इसमें 108 राज्यों के राजकुमार थे और 12 राज्यों के प्रतिनिधि थे। इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1935। और भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें बहुत सारे प्रावधान हैं और इसमें 10 अनुसूचियां थी और 321 अनुच्छेद थे। इसके एक एक करके हम प्रावधान देखते हैं। पहला, इस एक्ट के तहत प्रांतों में द्वैध शासन का अंत किया गया और इन्हें स्वतंत्र व स्वशासी आधार प्रदान किया, यानी कि प्रांतों में जो दोहरी शासन प्रणाली थी उसको खत्म कर दिया गया। दूसरा प्रावधान है, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत केंद्र व प्रांतीय विधानमंडलों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया, यानी कि राज्यों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र स्तर पर जो है द्वैध शासन को लागू किया गया। इसका तीसरा प्रावधान था, इस एक्ट द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। एक्ट के तहत केंद्र व इकाइयों के बीच 3 सूचियों, संघ सूची इसमें 59 विषय, राज्य सूची जिसमें 54 विषय और समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय थे को शामिल किया गया के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। लेकिन भारत में राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघीय सूची जो है पहली बार 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत बनाई गई थी। अगला प्रावधान है, भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। अगला प्रावधान, इस एक्ट के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत 1937 ईस्वी में
की गई। भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में स्थापित किया गया और भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत 1937 ईस्वी में की गई। अगला प्रावधान है, इस एक्ट के तहत बर्मा यानी कि म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। कब किया गया? 1937 ईस्वी में। अगला प्रावधान है, इस एक्ट के तहत देश की मुद्रा व साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना की गई। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में होती है। अगला प्रावधान, इस एक्ट के तहत उड़ीसा और सिंध दो नए प्रांत यानी कि राज्य बनाए गए। कब? 1936 ईस्वी में। अगला प्रावधान है, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। अगला प्रावधान, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार अनुसूचित जातियों, महिलाओं व मजदूरों तक भी कर दिया गया। इस एक्ट के माध्यम से महासंघ और प्रांतों के लेखाओं की लेखा परीक्षा के लिए भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। अगला था, इस एक्ट के द्वारा 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। महत्वपूर्ण नोट है, भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में पंडित नेहरू ने कहा था, यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। इस एक्ट को पंडित नेहरू ने गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। और एक महत्वपूर्ण नोट है, भारतीय संविधान पर भारत शासन अधिनियम 1935 का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। इस एक्ट के कुल अनुच्छेदों में से 250 अनुच्छेद या लगभग इस एक्ट का 75% अंश या भाग वर्तमान भारतीय संविधान में शामिल है। इसके बाद है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये भी काफी महत्वपूर्ण है। 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1948 ईस्वी को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी हाथों में सौंप दी जाएगी। यानी कि ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली, ये 20 फरवरी 1947 को घोषणा करता है कि हम 30 जून 1948 तक भारत को सत्ता सौंप देंगे। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। एक महत्वपूर्ण नोट है, पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग 1933 ईस्वी में चौधरी रहमत अली ने किया था। 1930 ईस्वी में शायर मोहम्मद इकबाल ने भारत के उत्तर पश्चिमी 4 प्रांतों सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब तथा अफगान को मिलाकर एक अलग राष्ट्र की मांग की थी। माउंटबेटन योजना, 3 जून 1947 ईस्वी को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना या माउंटबेटन प्लान कहा गया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। माउंटबेटन योजना के तहत भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली द्वारा ब्रिटिश संसद में रखा गया, जिसे 18 जुलाई 1947 ईस्वी को राजकीय स्वीकृति मिली। और ये जो स्वीकृति थी हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटेन की संसद के 2 सदन है, एक हाउस ऑफ कॉमन्स से और एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स से। तो हाउस ऑफ कॉमन्स से इसे 15 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिल गई और हाउस ऑफ लॉर्ड्स से इसे 16 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिल गई। तो ये माउंटबेटन योजना महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। माउंटबेटन योजना को लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है प्रस्तुत किया था और ये भारत के विभाजन की योजना थी। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान, पहला, इसके तहत 2 अधिराज्यों डोमिनियन भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना की जाएगी। दूसरा, दोनों देशों के लिए पृथक पृथक गवर्नर जनरल नियुक्त किए जाएंगे, यानी कि दोनों देशों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और पीएम पंडित नेहरू थे और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना और पीएम लियाकत अली थे। दूसरा प्रावधान, दोनों देशों का संविधान बनने तक 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। यानी कि जब तक दोनों देश अपना संविधान नहीं बना लेते तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही शासन किया जाएगा। अगला प्रावधान, जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता तब तक संविधान सभाएं विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। जो संविधान सभाएं हैं वो संविधान भी बनाएगी और कानून भी बनाएगी आवश्यकता अनुसार। अगला प्रावधान, देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में मिलने का या स्वतंत्र रहने का अधिकार होगा। यानी कि जो देशी रियासतें हैं वो चाहे तो भारत में मिल सकती हैं, वो चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकती हैं, वो चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकती है। अगला प्रावधान था, दोनों राष्ट्र अपनी संविधान सभा में अपने लिए संविधान का निर्माण कर सकेंगे तथा उन्हें कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल से पृथक होने का अधिकार भी होगा।
अगला प्रावधान था दोनों अधिराज्यों की सीमा का निर्धारण करने के लिए दो सीमा आयोग पंजाब व बंगाल सीमा आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष सर सीजे रैटक्लिफ थे। इन दोनों आयोग का कार्य पंजाब और बंगाल के मुस्लिम व गैर मुस्लिम आबादी के आधार पर दो भागों में बांटने हेतु सीमा निर्धारण करना था। यानी कि भारत का जो विभाजन हुआ, सीमा का जो विभाजन किया, वो किसके द्वारा किया गया? सीजे रैटक्लिफ के द्वारा किया गया। 4 सदस्यीय इन आयोगों में से 2 सदस्य कांग्रेस व 2 सदस्य मुस्लिम लीग से थे। अगला प्रावधान था पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम का सिलहट जिला पाकिस्तान में तथा शेष भाग को भारत में सम्मिलित किया जाना था। भारत मंत्री पद का अंत, क्योंकि 15 अगस्त 1947 ईस्वी के बाद ब्रिटिश संसद का भारत व पाकिस्तान पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। धन्यवाद साथियों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।